हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जय महादेव विद्याकुल में मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के मात्र 15 दिन शेष हैं और इन 15 दिन में बेहतर तैयारी के लिए एक नया और रैपिड तरीके से जो ये सेशन लेकर आए हैं, बहुत प्यारा सेशन है और ये बहुत हेल्प करने वाला है हर एक बच्चे के आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। बेटा, इस सेशन में मैं आप सभी को बताने वाला हूं वेक्टर और 3D के कंप्लीट कॉन्सेप्ट रैपिड फायर तरीके से, और 20 से 25 मिनट में ये वीडियो क्लोज करूंगा और आप सभी का ये शॉर्ट टाइम में 2 चैप्टर का रिवीजन बहुत प्यारे तरीके से कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, नजर स्क्रीन पर रखिएगा और शुरू करते हैं वेक्टर। जी हां प्यारे बच्चों, भौतिक राशियां 2 तरह की होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। प्यारे बच्चों, अदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, और सदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसके बाद का टॉपिक है प्यारे बच्चों स्थिति सदिश। स्थिति सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर के बारे में अगर मैं आप सभी से बात करूं तो मान लो बेटा कोई पॉइंट आपको ए दिया हो एक्स वाई जेड, कहीं पे भी अंतरिक्ष पे एक बिंदु है एक्स वाई जेड, और किस तरह से अंतरिक्ष पे वो बिंदु होगा बेटा जी जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक बिंदु एक्स वाई जेड किसी भी जगह पर अंतरिक्ष पे रखा हुआ है और इसकी स्थिति सदिश मतलब ओ से पी, मूल बिंदु से उस बिंदु तक की जो दूरी है ओ से पी, इसको स्थिति सदिश हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों। और ये जो स्थिति सदिश हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और ये जेड के कैप, किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, सपोज करो वो पॉइंट 1 2 3 है, तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये स्थिति सदिश होता है। और इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका परिमाण निकालना है तो इसी ओपी वेक्टर का परिमाण निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये रूट में ले लेते हैं। हालांकि परिमाण जो होता है बेटा वो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होती है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करके लिखेगा। एक्स वाई जेड को द्विक अनुपात भी कह सकते हैं। ये जो बिंदु रखा हुआ है इसको हम क्या कह सकते हैं, दिक् अनुपात अर्थात डायरेक्शन रेशियो। टेक अ स्क्रीनशॉट, हर एक बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते थोड़ा सा आगे और बात करते हैं दिक् कोज्या की। दिक् कोज्या जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। माना बिंदु एक्स वाई जेड जो है बेटा एक्स वाई और जेड अक्ष से अल्फा बीटा और कोण बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं मान रहा हूं एक बिंदु P है एक्स वाई जेड जो कि एक्स वाई और जेड अक्ष से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाते हैं। तो बेटा इनका दिक् कोज्या क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी बेटा, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा cos बीटा इक्वल टू y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos गामा इक्वल टू z अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक् कोज्या। टेक अ स्क्रीनशॉट। दिक् कोज्या को बेटा जी हम लोग एल एम और एन से भी प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसका जो रिलेशन है बेटा जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। सभी लोग लिख लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे चलते बेटा जी, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होता है। एक होता है शून्य वेक्टर जिसको जीरो वेक्टर कहते हैं, एक सदिश जिनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो तथा परिमाण शून्य होता है, जैसे कि कोई वेक्टर हो ए, तो ए क्या जो प्रारंभिक बिंदु वो भी ए पर हो, जो अंतिम बिंदु है वो भी ए पर हो, मतलब ए से ए, इनकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, इसका परिमाण शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं मात्रक सदिश की तरफ बढ़ते हैं। मात्रक सदिश क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है, वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मात्रक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर। उनका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। सह आदिम सदिश जिसको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं बेटा, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब इनिशियल पॉइंट जो है उन सभी सदिशों का समान होना चाहिए। जैसे मैंने यहां चित्र बनाया, देखिए ये प्रारंभिक बिंदु वेक्टर ए का यही है, वेक्टर बी का भी प्रारंभिक बिंदु यही है, वेक्टर सी का भी प्रारंभिक बिंदु यही है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, सह आदिम अर्थात को इनिशियल वेक्टर। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ बेटा। संरेख सदिश क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो 2 अथवा 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, संरेख कहलाते हैं अगर समांतर हो जाएंगे तो।
इसके बाद मैं बात करता हूं समान सदिश अर्थात इक्वल वेक्टर। दो सदिश वेक्टर ए तथा बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान है। मतलब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी अगर दोनों आपस में समान होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश। मतलब कि आई कैप आई के बराबर हो, जे जे के बराबर हो और के के बराबर होना चाहिए। बात करते हैं ऋणात्मक सदिश की, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो बेटा जी बी ए वेक्टर जो होता है माइनस ए बी वेक्टर के बराबर होता है। जो बी ए वेक्टर होता है प्यारे बच्चों माइनस ए बी वेक्टर के बराबर होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ध्यान से देखिएगा, सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, बेटा दो तरीके हैं सदिशों को जोड़ने के। एक है त्रिभुज नियम। तो क्या है त्रिभुज नियम, जरा ध्यान से देखिएगा, अपने सुंदर हाथों से लिख कर लाया हूं आप सभी के लिए। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों का परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि दो सदिश किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं की तरह लिखे जाए, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग एज अ टू एडजेसेंट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, तो तीसरी भुजा जो उस त्रिभुज की है बेटा जी उसको हम क्या कहेंगे, दोनों का योग। यहां पे जो ये जो सी वेक्टर है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, वेक्टर ए प्लस बी। ध्यान से चेक करो, सी वेक्टर क्या है बेटा जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का योग है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, सदिशों को योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम ला, ये क्या कहता है, ये दूसरा नियम। ये कहता है यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जाता हो तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं की तरह लिखे गए हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इसको यहां लाया जा सकता है और इसको यहां पर। तो ध्यान से देखो, इसका क्या कह रहा है, विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। इसका विकर्ण क्या है ये, तो ध्यान से देखो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहां पे त्रिभुज नियम लग गया। ए और बी टेकन एज अ सेम ऑर्डर, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ध्यान से समझ पा रहे हैं, ऐसे देखो वैसे ही जा रहे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, तीसरी भुजा इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी बेटा जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ध्यान से देखो यहां पर वेक्टर बी और वेक्टर ए संलग्न भुजाओं की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इतनी बात आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं सदिशों के गुणधर्म की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, सदिशों के गुणधर्म की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सदिशों के गुणधर्म, पहला है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर होता है। सहचर्य नियम की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी जोड़ोगे तो भी वही आएगा, या वेक्टर ए प्लस उसके बाद बी और सी को जोड़ेंगे तो भी वही आएगा। आई थिंक आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। योज्य सर्वसमीका क्या होती है, यह बहुत प्यारा टॉपिक है। योज्य सर्वसमीका क्या होती है बेटा, किसी भी सदिश पे ऐसा क्या जोड़ दे कि उस पर कोई फर्क ना पड़े। वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो प्लस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब जो जीरो वेक्टर होता है उसको योज्य सर्वसमीका बोलते हैं। तो शून्य सदिश योगफल के लिए योज्य सर्वसमीका का काम करती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सदिश के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बेटा अगर आपके पास ऐसा कोई सदिश लिखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर इस तरह से कोई सदिश लिखा है प्यारे बच्चों, तो इसके घटक क्या होंगे, एक अदिश घटक होगा, एक सदिश घटक होगा। तो इसका अदिश घटक क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। इसका अदिश घटक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स वाई और जेड। और इसका सदिश घटक क्या हो जाएगा बेटा, एक्स आई कैप कामा वाई जे कैप कामा जेड के कैप। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, अगर लिखा हो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो इसका अदिश घटक क्या हो जाएगा, 1 2 3। और इसका सदिश घटक क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप कामा 2 जे कैप कामा 3 के कैप। आई थिंक समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं, कह रहा है कि माना वेक्टर ए इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। माना वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग, इनको कैसे जोड़ेंगे बेटा, तो a1 a2 से जुड़ेगा, मतलब आई कैप वाला आई कैप के साथ जुड़ेगा, देखो a1 प्लस a2, जे कैप वाला जे कैप के साथ जुड़ेगा b1 प्लस b2, के कैप वाला के कैप के साथ जुड़ेगा c1 प्लस c2। अब कह रहा है ए वेक्टर ए और बी का अंतर कैसे होगा, दोनों को कैसे घटाएंगे, तो बेटा आई कैप वाले से आई कैप घटेगा, जे कैप वाले से जे कैप और के कैप वाले से के कैप को घटाया जाएगा। अब कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान होंगे। दोनों समान कब होंगे बेटा जी,
तभी समान होंगे दोनों जब आई कैप बराबर आई कैप के गुणांक हो, A1 बराबर A2 हो, B1 बराबर B2 हो और C1 बराबर C2 हो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है किसी अदिश लैम्डा से सदिश वेक्टर ए का गुणा, अगर वेक्टर ए में किसी लैम्डा का गुणा करेंगे तो यहां पर भी करेंगे, यहां पे भी करेंगे, यहां पे भी करेंगे। देखो लैम्डा A1 हो जाएगा, लैम्डा B1 हो जाएगा, लैम्डा C1 हो जाएगा। आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। सभी प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। और ये सभी नोट्स हमारे हाथों से बनाई हुई नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख होंगे। कह रहा है कि सर दो वेक्टर है, यही ये जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों संरेख होंगे। कैसे संरेख होंगे? जब A2 अपान A1 हो, B2 अपान B1 हो और C2 अपान C1 हो इक्वल टू लैम्डा हो जाए। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है ना वो सेम हो सबका। A2 अपान A1, B2 अपान B1, C2 अपान C1 ये सब क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो संरेख हो जाएंगे। और कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों लंबवत होंगे। कब लंबवत होंगे प्यारे बच्चों? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाए। देख पा रहे हैं सभी लोग, यही है ए और बी। जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या हो जाए? 0 हो जाए। आगे चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। कह रहा है कि माना वेक्टर P इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप और वेक्टर Q इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो इन दोनों का PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? P से इसको बोलते हैं, दो वेक्टर दिए हूं, एक P एक Q, दोनों को ज्वाइन करा रहे PQ वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x2 माइनस x1। मतलब Q से P को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और प्यारे बच्चों z2 माइनस z1 के कैप। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते प्यारे बच्चों, खंडशाह सूत्र जिसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ये दो तरीके से होते हैं प्यारे बच्चों। एक है आंतरिक विभाजन, ये सब आपको पता है, डिटेल से बता रखे हैं। आंतरिक विभाजन वेक्टर आर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन। इसकी प्रूविंग ये आपके पास तक पहुंचा रखी है हमने। ये कह रहा है पी से क्यू दिया हुआ है और इसको एक बिंदु आर एम रेशियो एन पे काट रहा है। तो ध्यान से देखो, ये 0 से ओपी वेक्टर, ओ आर वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर। तो ये आंतरिक विभाजन है। बाह्य विभाजन क्या हो जाएगा बेटा जी? वेक्टर आर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपान एम माइनस एन। स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चों इस सभी फार्मूले का। जल्दी से बाह्य विभाजन का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग। ये बाह्य विभाजन है भाई, पी क्यू है, इसको बाहर से कोई डिवाइड कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि दो सदिशों का गुणनफल, ओ माय गॉड, दो सदिशों का गुणनफल दो तरह से होता है। एक या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या तो वेक्टर। मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर एक डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसमें क्या आता है बेटा जी? एक अदिश राशि आती है। और एक क्या होता है बेटा जी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां पर क्या आता है? एक सदिश राशि आती है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण गुणे में कॉस थीटा। ध्यान से, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। और प्यारे बच्चों आई जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई की वैल्यू 0 होती है। कह रहा है कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण होता है। और एक बात और कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। यहां पर आ जाओ, सदिश गुणनफल कैसे होता है बेटा जी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और साइन थीटा दोनों के बीच का कोण। और एन कैप ये क्या है बेटा जी? यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा जी? यूनिट वेक्टर एन कैप। कह रहा है अगर थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका आप सभी लोग प्यार से एकदम स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आता है एकांक सदिश, जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। एकांक, किसी भी सदिश का एकांक सदिश क्या होता है बेटा? उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो। किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना हो तो उस सदिश के उसके एकांक से, उसके यूनिट वेक्टर से भाग दे दो। ये देखो वेक्टर ए अपान डिवाइड बाय उसका परिमाण, उसके परिमाण से, सॉरी फॉर दैट मैं करेक्ट कर रहा हूं इस शब्द को। किसी भी सदिश का अगर मुझे क्या निकालना है बेटा? एकांक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दो। देखो वेक्टर ए का निकालना था, उसके परिमाण से भाग दे दिया। प्रक्षेप अर्थात प्रोजेक्शन क्या होता है? कह रहा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो वेक्टर ए डॉट जिस पर निकालते हैं बी पे निकाल रहे हैं तो बी का क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट
वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक है स्क्रीनशॉट सभी बच्चे। कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन, अगर दो, अब हम आ चुके हैं 3D पे, कहां आ चुके हैं प्यारे बच्चों, हम 3D पे आ चुके हैं, वेक्टर से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम लोग आ चुके हैं प्यारे बच्चों 3D पे। कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन क्या हो जाएगी, दो बिंदु दिए हुए, एक बिंदु P एक बिंदु Q, तो दोनों के मिलाने वाली रेखा का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 अपॉन PQ वेक्टर। PQ वेक्टर पता है सभी को, यहां पर PQ वेक्टर आपको इससे पहले मैंने वेक्टर में अभी बताया PQ कैसे निकालते हैं। PQ वेक्टर मतलब x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, तो उसका परिमाण है ये PQ वेक्टर। क्या है बेटा जी, परिमाण। x2 माइनस x1 अपॉन PQ वेक्टर का परिमाण क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, x2 माइनस x1 परिमाण, y2 माइनस y1 अपॉन PQ वेक्टर का परिमाण और Z2 माइनस Z1 का अपान PQ वेक्टर का परिमाण। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन। स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी लोग इसका बेटा जी। दिए गए बिंदु A से जाने वाली, एक बिंदु A दिया हुआ है, उससे एक रेखा गुजर रही है तथा दिए गए सदिश वेक्टर B के समांतर रेखा का समीकरण। प्यारे बच्चों एक बिंदु A दिया है, यहां से ये रेखा गुजर रही है और एक बिंदु P मैंने अपनी मर्जी से मान लिया और इसको वेक्टर बना दिया, ये है रेखा, लेकिन बना दिया वेक्टर, जब कभी रेखा में फंसो तो उसको वेक्टर मान लो। तो अब बेटा जी ये हो जाएगा, और वेक्टर B के समांतर, ये देखो कह रहा है वेक्टर B के समांतर है, तो ऐसी रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, और इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस x1 अपान A इक्वल टू y माइनस y1 अपान B इक्वल टू z माइनस z1 अपान C। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। कह रहा है दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा, अब बेटा वहां पर एक बिंदु दिया था, यहां पे दो बिंदु दिए हुए हैं। कह रहा है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये कोई रेखा है दो बिंदुओं से जा रही है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अगर A और B से कोई रेखा जा रही है तो उसका समीकरण बताना है प्यारे बच्चों। मैंने एक अपनी मर्जी से P मान लिया, x y z, ये अपने मन से माना है। तो बेटा अगर दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजर रही होगी तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, उसका सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, मतलब वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और ये वेक्टर A है। और इसका कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस, सॉरी ये z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, ये z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आप सभी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, शार्टेड डिस्टेंस बेटा दो तरह की रेखाओं के बीच में निकालते हैं, या तो विषम तली हो, एक दूसरे तल पे रेखा हो, एक दूसरे तल पे रेखा हो, या तो दोनों आपस में समांतर हो, और एक तीसरी होती काटने वाली, तो उसके बीच की दूरी नहीं निकालते। दो विषम तली रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। मान लो ये दो रेखाएं दी हुई, इनके बीच की दूरी, सदिश समीकरण क्या होता है बेटा, वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 माइनस a1 के साथ, और डिनोमिनेटर पे b1 क्रॉस b2 से जो सदिश आएगा उसका परिमाण। एक ये इसका सदिश समीकरण है। और प्यारे बच्चों इसको कार्तीय रूप में कैसे दूरी निकालेंगे, ये कार्तीय रूप का, ये सदिश का फार्मूला, ये कार्तिक रूप का फार्मूला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और रूट के नीचे आ जाएगा बेटा b1 c1 का होल स्क्वायर प्लस ये। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगला कह रहा है बेटा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो उनकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, d। तो प्यारे बच्चों d इक्वल टू, देखो यहां पे b सेम हो जाएगा, कैसे जानेंगे कि समांतर है, तो यहां पे b समान आ जाएगा तो जान जाएंगे समांतर रेखाएं। तो d बराबर वेक्टर b क्रॉस ब्रैकेट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपान परिमाण निकालेंगे वेक्टर b का, वेक्टर b का क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। समझ गए आप लोग। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग समतल पे आ चुके हैं। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये समतल का व्यापक समीकरण है। अब उसके बाद कह रहा है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण बताओ। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, मान ले OA मूल बिंदु से तल पर लंब है प्यारे बच्चों, ये OA हो सकता है, कई जगह ON लिखा रहता है, ये OA मूल बिंदु से परपेंडिकुलर अर्थात लंब लिया गया है, और यहां से जो लंबवत दूरी है वो d कंसीडर की गई है। ये बिंदु हमने समतल पे ही मान लिया है P, तो ये AP वेक्टर हो गया, ये OA वेक्टर, ये AP वेक्टर, और यहां से इसका जो स्थिति सदिश वेक्टर R ये हमने माना है। तो कह रहा है OA मूल बिंदु से तल पर लंब है
ओवे वेक्टर के अनुदिश n कैप मात्रक अभिलंब सदिश है। इसी के अनुदिश मैंने एक ऐसा लंब लिया है जो कि मात्रक अभिलंब है प्यारे बच्चों, n कैप। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये इसका सदिश समीकरण है। और बच्चों इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, कह रहा है एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। एक सदिश के अनुलंब प्यारे बच्चों, एक सदिश दिया हुआ है, उसके अनुलंब मतलब कि एक समतल है वो किसी सदिश पे परपेंडिकुलर है तथा दिए बिंदु से, एक बिंदु ए है उससे गुजर रहा है, तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर ए, ये जो बिंदु है ना वही वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट ये जो जिस वेक्टर के लंबवत है n कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1, इसका डॉट प्रोडक्ट तो a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। a b c कौन है बेटा जी, a b c क्या है, जो वेक्टर लंब है उसके क्या है बेटा, ये अनुपात है, दिक् अनुपात। और x1 y1 और z1 कौन है प्यारे बच्चों, ये वेक्टर है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब कह रहा है तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तीन ऐसे बिंदु है जो असंरेखी हैं, कोई कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो ये एक समतल बना ले, यहां पर एक समतल ले लें, तीन बिंदु ले लें और तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले की, इसके बारे में भी मैंने प्रूविंग करा रखी है आपको। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर b माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 और इसका कार्तीय समीकरण, इस क्वेश्चन को हमेशा कार्तीय समीकरण से करना। अगर सवाल आ जाए कभी कि तीन बिंदुओं से एक समतल जा रहा है, तीनों असंरेखी हैं, तो हमेशा लगाना x माइनस x1 y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, अगर मान लो कोई समतल है बेटा, x अक्ष को a पर, y को b को और z को c पर काट रहा है, तो इसका अंतःखंड रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। ये अंतःखंड रूप है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। कह रहा है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, एक बिंदु दिया हुआ है और ये समतल दिया हुआ है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, a इंटू x1 b इंटू y1 z इंटू c1 मतलब c1 इंटू z1 और ये d बराबर की इधर है तो यहां आएगा तो माइनस d अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां पर आपके वेक्टर और 3D से रिलेटेड सारी थ्योरी, सारे फार्मूले आज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, हर एक बच्चा इसको नोट करेगा और सब लोग पढ़ाई करें, मजे करें। आज रात मिलते हैं रात 8 बजे। लव यू ऑल।